वेलकम टू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, किस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे हमने पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज की इस वीडियो का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है और साथ ही साथ गैमेट के फॉर्मेशन के साथ साथ ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट की साइट भी है। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर जिसे कंपेयर किया जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा क्रिटिकल है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट रिलीज का काम करता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स के कंसीवनेस पे और साथ साथ में प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट्स पे भी वर्क करता है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अनदर फर्दर प्रोसेसेस का जितना भी काम होगा वो सबका सब इसी साइट पर होगा। सबसे पहले हम इसे बोलते हैं साइट ऑफ ओवम प्रोडक्शन, यानी ऐसी साइट जो कि फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम या ओवा बोलते हैं इसे प्रोड्यूस करती है। चलिए इसे अब हम क्लियर आउट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्ट्रक्चर, इसके अंदर आने वाले मेजर पार्ट या किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, अगर बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहली वो साइट जो कि ओवम को प्रोड्यूस करेगी, दैट इज ओवरी। फिर वो साइट जो इसे पहुंचाएगी वोम तक यानी यूट्रस तक, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, या फिर आप इसे ओविडक्ट भी कहते हो। फिर थर्ड है यूट्रस, यानी वो मेन रीजन जहां पर बाकी काम होगा। ठीक है, तीन साइट्स हुई, ओवरी, ओवम प्रोडक्शन साइट, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन और गैमेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन की या ट्रांसफर होने की साइट्स। थर्ड साइट यूट्रस जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट्स को और पार्टिसिपेशन तक को संभालती है। इसे हम बोलते हैं तीन साइट्स। अब इन तीन साइट्स के बीच में और भी कुछ छोटे छोटे रीजन्स प्रेजेंट है जिनका अपना कोई स्पेसिफिक वर्क है। सबसे पहले बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट रिलीज के वक्त जिस जगह पर गैमेट, मेल गैमेट पहुंचता है वो है विजाइना। ठीक है, विजाइना से ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो इस रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स, और इन दोनों रीजन के बीच में एक कॉनिकल फेज या कॉनिकल रीजन आता है जिसे बोला जाता है सर्विकल कोन, जिसे हम बोलते हैं सर्विकल कोन, जो इन दोनों रीजन्स को जोड़ता है, यानी दोनों के बीच की कनेक्टिविटी है। देन इससे आगे की तरफ बढ़े तो हमें बीच में एक खाली कैविटी मिलती है जहां पर इम्प्लांटेशन टेक प्लेस होता है, जिसे हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी या फिर यूट्रस। यूट्राइन कैविटी या फिर यूट्रस। क्लियर? नाउ साथ साथ में ऊपर की तरफ अगर और बात करी जाए तो ये जो क्लीवेज आपको दिखाई दे रही है, जो उभार दिखाई दे रहा है, जो जुड़ा हुआ है इस यूट्राइन कैविटी से, इसे हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। यूट्राइन फंडस। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ क्या बताया था? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज ओवरी। ये दो ओवल शेप्ड या फिर दो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओवरीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवरीज। ओवरी, ओवरी हमेशा पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है। चलिए इतना क्लियर? ध्यान से सुनिए। अब इसके साथ साथ में ओवरीज जिस तरह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्रे। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फिम्ब्रे। और ओवरी का फिम्ब्रे से जुड़ा होना
फिर फिमरेस का एक कॉमन डक्ट पे आकर मिल जाना, एक कॉमन रीजन पे आकर मिल जाना, इस रीजन को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस रीजन को बोला जाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ओके। नाउ वो मेन डक्ट जो कि गैमेट के ट्रांसफर होने में हेल्प करती है, गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, दैट इज ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। इस डक्ट को नाम देते हैं हम, ध्यान से सुनिए, इस डक्ट को हम नाम क्या देते हैं? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान से सुनिए, इसके साथ साथ में अब आपको एक चीज और समझनी है। इस स्ट्रक्चर में या इस सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी एक और कारण से बढ़ती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मदर के बॉडी में, मदर के वूम में, मदर के यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होना है, तो इस डेवलपमेंट के लिए मदर के इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने 3 लेयर्स ऐसी बनाई हैं, 3 लेयर्स ऐसी डेवलप करी हैं जो कि उसके प्रोटेक्शन, उसके नरिशमेंट और न्यूट्रिशन के लिए वर्क करेंगी। इस वूम या इस यूट्रस के स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है? ओहो, ऐसा है, ठीक। और यहां से फिर फैलोपियन ट्यूब्स जुड़ी है, और ये आपका यूट्राइन फंडस, ये फैलोपियन ट्यूब, इसके साथ जुड़ी हुई है ओवरीज, ये रही ओवरीज, अगेन जुड़ी हुई है किसके साथ? फैलोपियन ट्यूब के साथ, ये कनेक्टिविटी, ठीक है। इस यूट्रस के अंदर 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होती हैं वो देखिए। या कह सकते हैं 3 तरह के डर्म्स, स्किन्स प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से देखिए, चलिए, इस यूट्रस के बाहर सबसे बाहर वाली स्किन लेयर, सबसे बाहर वाली स्किन लेयर को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। इस पेरीमीट्रियम के अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, यानी ये स्किन लेयर, इसे हम बोलते हैं मायोमीट्रियम। मायोमेट्रियम या मायोमीट्रियम। अब बात करी जाए वो लेयर जो कि न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, यानी ब्लड की लेयर। इस ब्लड की लेयर को, ये पूरी ब्लड से बनी हुई है, ये लेयर क्या है एक्चुअल में? ब्लड क्लॉटिंग्स हैं, ब्लड की लेयर बनी हुई है, ब्लड की स्किन बनी हुई है, जो कि बच्चे को फर्टिलाइजेशन के बाद सपोर्ट, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जब तक कि पार्चुरेशन का टाइम ना आ जाए। इस लेयर को हम, क्योंकि ये इनसाइड द यूट्रस के इनसाइड वे में है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एंडोमीट्रियम। अंदर की तरफ होने की वजह से इसका नाम क्या है? एंडोमीट्रियम। यानी इस ब्लडी लेयर को हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। ये वही लेयर है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लोज के टाइम पर धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है। ये लेयर तब तक ब्रेक नहीं होती है, तब तक इंतजार करती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये लेयर धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है, 28 दिनों के बाद ब्रेक हो जाती है, और देन फिर आपको मेंसेस अकर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर्स हो गई, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम आउटर स्किन डर्म है, आउटर स्किन है। मायोमीट्रियम एंडोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम के बीच की स्किन है, ठीक, इतना क्लियर। अब आगे सुनो,
जिस फेलोपियन ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर दो रीजन्स पाए जाते हैं। एक वो रीजन जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा और एक वो रीजन जिस रीजन से गुजरते हुए उस फर्टिलाइजेशन की रीजन पे पहुंचना है। आपके फेलोपियन ट्यूब के डायग्राम में आपके पास दो साइड्स प्रेजेंट होती है, एक एम्पुलरी रीजन यानी एम्पुला जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला या फिर एम्पुलरी रीजन भी बोलते हैं। एक साइड होती है इस्थमिस, एक साइड का नाम क्या है, इस्थमिस। इस्थमिस, एम्पुला और वो साइड जो कि फिम्ब्रेय को जोड़ती है फेलोपियन ट्यूब से, उस साइड को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। जब इन तीनों को जोड़ दिया जाता है, किसे, एम्पुला, इस्थमिस और इनफंडिबुलम को, तब जाकर ये बनता है आपका फेलोपियन ट्यूब। क्या बनता है तभी आपका फेलोपियन ट्यूब। इतना क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, आपने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर ओवरी, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट कहते हैं, और साथ साथ में यूट्रस जो कि आपका ऐसा स्पेस है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने में काम करेगा। ठीक है, फिर ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब तीन रीजन से मिलकर बना हुआ है, इनफंडिबुलम, इस्थमिस और एम्पुला। इनफंडिबुलम के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं, और फिम्ब्रे हेल्प करते हैं ओवरी से रिलीज हुए ओवम को इनफंडिबुलम के जरिए आपके एम्पुलरी रीजन तक या एम्पुला पर पहुंचाना। फिम्ब्रे ओवम्स को कैच करते हैं, ये कनेक्टिविटी लाइन है, ये एक वो सोर्स है जो कि ओवम को कैच करेंगे और कहाँ पहुंचा देंगे, उन्हें पहुंचाएंगे एम्पुला रीजन पर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के चैप्टर में या इस प्रोसेस में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास दो तरह के गैमेट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमेट जो कि मोटाइल है और फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है। तो फिर आखिर ये एम्पुला तक पहुंचता कैसे? इस फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट मसल्स हेल्प करती हैं ओवम को एम्पुलर रीजन तक जाने में। मसल्स के मस्कुलर पुश के जरिए या फिर फेलोपियन ट्यूब के उन सेल्स के पुशिंग के जरिए ओवम को सपोर्ट मिलता है कि ताकि वो एम्पुला तक पहुंच सके। लेकिन ओवम नॉन मोटाइल है। कैसा है? नॉन मोटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल भाग में है, पेल्विक रीजन में है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इस ओपनिंग है, मतलब उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है। समझते हैं? इस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले आपके पास दो फ्लैप लाइक कवरिंग्स आती है या दो कवरिंग्स आती है मेजर, जिन्हें हम लेबिया माइनोरा या फिर लेबिया मेजोरा कहते हैं। मेजोरा आउटर साइड होगी और माइनोरा इनर साइड होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आउटर साइड को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा और इनर साइड को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ओके, यहां पर आपको दो तरह की ओपनिंग्स दिखाई देंगी। यूरिन रिलीज की ओपनिंग अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग है। ध्यान सुनिए। और हाँ, एक और चीज, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम एक और नाम देते हैं वल्वा। इसे वल्वा नाम दिया जाता है। ध्यान से देखिए, यूरिन के लिए ओपनिंग एक यूरेथ्रल ओरिफेस के अंदर पाई जाती है। सबसे ऊपर की ओपनिंग्स या सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफेस। यूरेथ्रल ओरिफेस। इस यूरेथ्रल ओरिफेस के अंदर प्रेजेंट ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जो कि यूरिनेशन में हेल्प करती है। यूरेथ्रल ओपनिंग जिसका काम क्या है? यूरिन रिलीज। यूरेथ्रल ओरिफेस से नीचे की तरफ आने पर आपको वेजाइनल ओरिफेस दिखाई देगा। नीचे के कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफेस। और इस वेजाइनल ओरिफेस में प्रेजेंट ओपनिंग को हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग तब तक कवर रहती है एक कवर के जरिए जब तक कि कोई सेक्सुअल ऑर्सल नहीं होता है या फिर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है।
एक और बात, इस वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली कवरिंग का नाम है हाइमन। यानी अगर यहाँ पर कोई कवरिंग प्रेजेंट है इस जगह, तो इस वेजाइनल ओपनिंग की कवरिंग को हम बोलते हैं हाइमन। इस हाइमन को एक और चीज, इससे एक मिथ जुड़ा हुआ है कि हाइमन का जुड़ा होना या हाइमन का ना होना फीमेल की वर्जिनिटी को शो करता है, कि अगर हाइमन प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है, अगर हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल वर्जिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है ये जानने के लिए कि वेजाइनल कवरिंग या फिर हाइमन की प्रेजेंस वर्जिनिटी को शो नहीं करती। काफी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि स्पोर्ट्स एरिया से जुड़ी हुई हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, जो एथलीट्स हैं या जिम्नास्ट हैं, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट, हैवी रनिंग, हैवी एथलीट्स, इन सब की वजह से वेजाइनल कवरिंग या फिर हाइमन टूट सकती है, और इसी वजह से हम किसी पर्सन की वर्जिनिटी या किसी फीमेल की वर्जिनिटी को हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस से जज नहीं कर सकते। ओके, नाउ इससे ऊपर बात करते हैं। इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं कुछ हेयर्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ऊपर ही जो हेयर्स प्रेजेंट हैं, इन हेयर्स का नाम है प्यूबिक हेयर्स। और ये प्यूबिक हेयर्स जिस रीजन में है उसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस रीजन। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस रीजन से नीचे की तरफ आने पर एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक और रीजन है जिस रीजन का नाम है, इधर लिखती हूँ, इस रीजन का नाम है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस सेक्सुअल प्लेजर्स को फील करने में हेल्प करता है। ये सेक्सुअल प्लेजर्स को बढ़ाता है, और ये उस टाइम के होने वाले चेंजेस, उस टाइम के होने वाले हार्मोन के इम्बैलेंस या बैलेंस को शो करता है। ओके, ये था फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े, इसके बाहर के पार्ट्स को पढ़ा, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है वो पता चला। अब ध्यान से सुनिए, ये जो लैबिया माइनोरा है और लैबिया मेजोरा है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। एक्चुअल में ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एक ओपनिंग है फॉर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, इतना क्लियर? ध्यान से देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उन्हें हम यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते थे, क्योंकि उनका जो डक्ट था वो कॉमन था फॉर द यूरिनेशन एंड इजैकुलेशन। बट फीमेल्स के लिए भले ही स्ट्रक्चर एक ही हो, भले ही आप कह सकते हो पैसेज के जुड़ने का रास्ता एक ही हो, बट यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, लेकिन वेजाइनल ओपनिंग भी अलग है। ये दोनों कॉमन डक्ट शेयर नहीं करते। ओके, आई होप इतना क्लियर। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की या मेमोरी ऑर्गन्स की। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स या मेमोरी ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस से, जो कि चाइल्ड के कंसीव होने से, यानी बेबी के कंसीव होने से लेकर उसके पूरे डेवलपमेंट और पार्चुरेशन तक के बाद भी काम आता है। ये मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल हैं, जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट है, इनको मिलाकर ही एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ये एक ऐसा ग्लैंड है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड कराने में हेल्प करता है। इस ग्लैंड के जरिए मिल्क सिक्रीशन होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसे हम मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स भी एक्ट करते हैं, और ये ग्लैंड बना हुआ है, ज्यादातर कंसिस्ट करता है बिल्कुल फैट्स को। ये एक ऐसा ग्लैंड या एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फैट से मिलकर बना हुआ है, और साथ साथ में इसमें कुछ मेमोरी लोब, मेमोरी डक्ट्स हैं, जो कि पैसेज बनाते हैं, एक डक्ट बनाते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले बताया, ये साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है, ये एक पूरा फैटी ऑर्गन है, फैट से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर ज्यादातर फैट है। फिर इस ऑर्गन के अंदर कुछ मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी लोब्स यानी वो लोब्स, वो स्ट्रक्चर्स जिनके जरिए मिल्क सिक्रीट होगा। मेमोरी लोब्स के जरिए मिल्क सिक्रीट होता है। वो मेमोरी लोब्स के अंदर हमारे एल्वियोलिस प्रेजेंट होती है। मेमोरी लोब्स के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलिस प्रेजेंट होती है। एल्वियोलिस एक और जगह पर होती है जिसे हम बोलते हैं लंग्स, और लंग्स में एल्वियोलिस गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं, गैसेस को स्टोर करने का काम करती हैं। वैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स में ये एल्वियोलिस मिल्क को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, ये स्टोरेशन यूनिट्स कह सकते हो आप इन्हें मिल्क की।
फिर मेमोरी लोब्स के बाद आती है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट यानी वो पैथवे या वो पैसेज जो कि मेमोरी लोब्स को कनेक्ट करता है और मेमोरी लोब्स के जरिए सिक्रीट हुआ मिल्क इन डक्ट से होते होते यहाँ पहुँचता है मेमोरी एम्प्यूला पे। एम्प्यूला इज द रीजन जहाँ पर सारी डक्ट्स कॉमन प्लेस पर जुड़ जाती हैं और इन्हीं डक्ट्स के जरिए ये निपल रीजन तक पहुँचते हैं और निपल के जरिए फिर एक बेबी जो अभी जन्मा है या थोड़ा सा बड़ा है वो उस मिल्क को सक आउट करता है। ठीक है, इतना क्लियर? क्या बोला? मैं आपको एक लिख के ही बता देती हूँ किस किस चीज से जुड़ा हुआ है। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स कॉमन डक्ट शेयर करती है जिन्हें हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट एक कॉमन रीजन्स को शेयर करती है जिन्हें हम बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। और मेमोरी एम्प्यूला से फिर वो मिल्क आता है निपल रीजन पर और निपल वो रीजन है जहां से एक बेबी सक आउट करता है मिल्क को, सक आउट द मिल्क। मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलीज जो कि मिल्क को स्टोर करती हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल प्रोसेस या लैक्टेशनल फेज जो कि पार्चुरेशन के बाद होता है, लैक्टेशनल फेज। ओके, इतना क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है। इतना क्लियर है? इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.